आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और उस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। प्रश्न क्या होगा कि अगर कोई पतला लेंस है उसकी फोकस दूरी के लिए फार्मूला, और ये फार्मूला आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा, कई बार हमने देखा होगा, हर बार से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। इसमें सबसे विशेष बात यह है, फार्मूला सिद्ध करना तो एक नॉर्मल बात हो गई, अक्सर पूछा जाता है और अक्सर लोग तैयार भी करते हैं फार्मूले सिद्ध करना, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है और ये भी कि जो फोकस दूरी होती है पतले लेंस की वो कुछ स्थितियों में बदलती है। जैसे लेंस को जब वायु से किसी द्रव में डुबोया जाए और वो द्रव जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, ऐसी 3 स्थितियां बनती हैं और उसकी क्षमता और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ जाता है उस लेंस की अगर किसी द्रव में डुबोया जाए। कम अपवर्तनांक वाले द्रव में या अधिक अपवर्तनांक वाले में या समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो इसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बात समझने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपकी बात पूरी समझ में आएगी। क्योंकि अधूरा ज्ञान फिर मजा नहीं देता है, फिर हम कभी न कभी प्रश्नों में फंस जाते हैं। तो ऐसे कई टाइप से प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है कि जो ये लेंस मेकर फार्मूला बनता है इसको अगर हम ऐसे द्रव में डुबो दें कि जिसका जो अपवर्तनांक है लेंस का और जिस द्रव में डुबोने जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक दोनों का बराबर हो, तो इसकी प्रकृति और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या ये लेंस कैसा व्यवहार करेगा, या अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो पूरे वीडियो में सारी कंडीशन आपको समझाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग प्रश्न अपना। प्रश्न लोग है कि पतले लेंस के लिए की फोकस दूरी के लिए सूत्र। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र ये पूछा जाता है अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या को पदों में। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्या के पदों में। वक्रता त्रिज्या के पदों में निगमित कीजिए। अथवा इसी को हम लोग लेते हैं लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, और वो सूत्र होता है 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। कई बार पूछा गया है कि गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र, और वो गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र होता है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, या इसको ऐसे दिया जाता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2-n1/r। ये सारे क्वेश्चन जितनी आप सुन रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाते हैं। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। यहाँ n2 n1 क्या है? n1 होता है वो माध्यम जिससे प्रकाश किरणें चलती हैं
और N2 होता है वो माध्यम जिससे प्रकाश किरणें आती हैं। जिस माध्यम में प्रकाश किरणें आ रही होती हैं वो N2 है, जिस माध्यम से आती हैं वो N1 होता है। अगर माध्यम अक्सर हम वायु से आती किरणें लेते हैं तो वायु का अपूर्णांक 1 लेते हैं, तो अगर वायु पहला माध्यम है जिससे किरणें आ रही हैं तो N1 बराबर इसके लिए 1 होता है, और जिस माध्यम में किरणें जा रही होती हैं वो N2 बराबर N। तो ये मानकर यहाँ रख देते हैं, तो ये फॉर्मूला, इसी N1 को अगर 1 कर देंगे और N2 कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है और ऐसे भी कह सकते हैं। इसकी सहायता से हमें पतले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला प्रूव करना होता है। तो प्रकाश की किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी डेरिवेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले फिगर क्या होता पड़ती है। चित्र को बना करके अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सारी बात क्लियर होती जाती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पतला लेंस। लेंस क्या होता है? जो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जैसे एक ये गोली पृष्ठ और दूसरा ये गोली पृष्ठ। ऐसा हम एक पतला उत्तल लेंस लेते हैं, ये वाला। तो इसको बनाते जरा देखिए। ये हम लोग हो गया एक पतला उत्तल लेंस, थोड़ा कम अच्छा बना है। दोबारा देखिए, ये कुछ ठीक है। ये एक पतला उत्तल लेंस है जो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होगा। पहले गोली पृष्ठ का सेंटर ये होगा तो इसकी ये वक्रता त्रिज्या R1 बन जाएगी। दूसरे गोली पृष्ठ ये होगा वक्रता केंद्र, तो ये त्रिज्या बन जाएगी R2। तो पहले पर त्रिज्या R1 है, दूसरे पर त्रिज्या R2 है। इसको बनाते हैं एक मुख्य अक्षम। ये हो गया लेंस का मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर होता है प्रकाशिक केंद्र C। ये C हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। लेंस को हमने L नाम दे दिया। इस पृष्ठ त्रिज्या है इधर तरफ वाली वो R1 है, इस पृष्ठ त्रिज्या है वो R2 है। मान लीजिएगा यहां पर एक कोई बिंदु वस्तु है, इस पॉइंट पर एक बिंदु वस्तु O है जिसकी यहां से दूरी U है। अब इससे चलती है प्रकाश किरणें। जब इससे प्रकाश में चली, जैसे लेंस पर पहुंचेगी तो आपको पता है जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक बार चेक कर लें। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसको जाना चाहिए सीधे। लेकिन अपवर्तन की वजह से क्या होता है, ये कुछ पहले पृष्ठ से, जब इसका चूंकि अपवर्तन इसका दोनों पृष्ठों से होगा, इसमें दो पृष्ठ, एक ये पृष्ठ है एक ये पृष्ठ है। जब पहले पृष्ठ किरण जाएगी तो इसका अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, ये यहां कहीं मिलती जाकर के। यानी अगर आप ध्यान समझे इसकी कहानी, अगर को समझे हुआ क्या है, तो आप जरा समझिए। कहानी ये हुई है कि ये एक पहला पृष्ठ है और इस पहले पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष था, और इसमें से एक प्रकाश किरण ऐसे गई और ये एक ऐसे गई और अपवर्तन के पश्चात यहां जाकर के मिल गई, और ये बन गया पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब, और उस प्रतिबिंब का नाम दिया गया I डैश। और इसकी जो दूरी है इस पृष्ठ से वो दूरी हो गई, वो दूरी हो गई V डैश। ये है पहले पृष्ठ की कहानी। यहां से किरण लड़की उड़ गई है, ये वायु का अगर माध्यम है और ये कांच का माध्यम, और लेंस के दोनों और वायु एक ही माध्यम है। अब दूसरे पृष्ठ की बात होती इस पृष्ठ से। तो जब आप इस पृष्ठ की बात करने आएंगे, ये बात समझें ध्यान से, ये वाला पृष्ठ फिर से देखेंगे, फिर से वही आपका मुख्य अक्ष है, वहीं पर वस्तु रखी हुई है। ये एक किरण ऐसे गई,
एक किरण ऐसे जाएगी, ये वक्रता कहीं जाएगी, सीधे निकल जाएगी, इसका अपवर्तन होगा। अब चूंकि पहले पृष्ठ हो चुका है तो जल्दी किरण बेंड हो जाएगी और ज्यादा अपवर्तन हो जाएगा, ये बन जाएगा अंतिम प्रतिबिंब आई। यानी अगर यहां आपको दिखाएं हम, तो इस जगह से जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो ये बनता है। क्योंकि दो पृष्ठों की वजह से अपवर्तन हो गया है अधिक, इसलिए ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया आई इस लेंस से v दूरी पर। दो स्थितियां बन गई यहां पर, एक पहले पृष्ठ की, एक दूसरे पृष्ठ की। चित्र में भाषा क्या लिखेंगे कि माना कि चित्र में यल एक पतला उत्तल लेंस है जिसके दोनों ओर एक ही माध्यम है। एक ही जब माध्यम होता है तो फोकस दूरी दोनों ओर की बराबर होती है। लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं, पहले गोली पृष्ठ की, दूसरे गोली पृष्ठ की। प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। तो दोनों फोकस दूरियां बराबर रहती हैं, दोनों एक ही माध्यम होता है। अब प्रकाश किरण इधर से गई और बिंदु O पर रखी थी, तो भाषा लिखना स्टार्ट किया कि चित्र में यल एक पतला उत्तल लेंस है जिसके दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता भुजाएं R1 व R2 है। लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I' लेंस से V' दूरी पर बनाती हैं तथा द्वितीय पृष्ठ से जब अपवर्तन होता है तो अंतिम प्रतिबिंब I लेंस से V दूरी पर बनता है। ये आपका फाइनल प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब ये बना है। अगर एक ही पृष्ठ होता तो ऐसा प्रतिबिंब बनता, लेकिन दोनों पृष्ठ की वजह से ये फाइनल प्रतिबिंब बना है जिसकी लेंस दूरी V है। और जो ये प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो आइए जरा सिद्ध करते हैं। हमने पढ़ रखा है गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र, वो सूत्र क्या है? n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। अभी बता चुके हम लोगों को। इस वाले फॉर्मूले जब यूज किया इस सूत्र की सहायता से, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया पहले पृष्ठ के लिए, तो लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए प्रथम पृष्ठ के लिए ये जो पृष्ठ है यहां से किरण जा रही है, तो अपवर्तनांक अगर हमने पहला n1 माना, n1 बराबर 1 है, उसी प्रकार से तो यहाँ पे हो जाएगा n, और प्रतिबिंब बना जा करके पहले पृष्ठ कहाँ? V' दूरी पर। पहले पृष्ठ द्वारा जो वस्तु है ये देखिए, ये वस्तु दूरी u है और ये दूरी V' है। तो n/V' माइनस 1/u, n की जगह n रहेगा, v की जगह हो गया है V' माइनस 1/, वस्तु अभी भी u दूरी पर ही है, बराबर n-1। पहले पृष्ठ की बात हो रही है तो पहले पृष्ठ त्रिज्या कितनी रखी गई है? R1 रखी गई है, तो त्रिज्या हो जाएगी R1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर। ये त्रिज्या यहाँ लिखनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर लिख दी है। ये है इस प्रकार पृष्ठ त्रिज्या, आप समझ सकते हैं। तो R1 इसको लिख दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जब द्वितीय पृष्ठ की बात होगी तो द्वितीय पृष्ठ के लिए जो आपका प्रतिबिंब I' है, ये द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। इस पृष्ठ को ये महसूस होगा कि ये आभासी वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है, तो लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I' आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा? जो ये दूरी है ये u बन जाएगी, तो अपवर्तनांक लिंक क्या हो जाएगा? अब द्वितीय उधर पृष्ठ से लेंगे, दूर कांच का माध्यम है, कांच से किरण जा रही वायु में द्वितीय पृष्ठ में, अब अपवर्तनांक बदल जाएगा।
क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जब ANG बराबर लिखते हैं तो क्या होता है 1/GNA, जब किरण वायु से कहाँ में जाए और जब कहाँ से वायु में जा रही हो तो माध्यम उल्टा हो जाएगा। तो जब इधर से इधर गई थी किरण तो अपवर्तनांक n था, और जब इधर से वापस ऐसे जाएगी कांच से वायु में तो 1/n हो जाएगा। तो यहाँ जो अपवर्तनांक है अब n की जगह हो जाएगा क्या आपका 1/n, और जो आपका u था उसके लिए आभासी वस्तु बन गया v डैश। ये दो मान आपके चेंज हो जाएंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में। तो n के क्या लिखेंगे 1/n, v प्रतिम v पर है, बना रहेगा v माइनस 1/u। अब u क्या हो गया, ये वस्तु का काम कर रहा है तो ये हो जाएगा v डैश बराबर n की जगह हो गया है 1/n माइनस 1 और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या हो गई है r2। इतना आपको समझना है, दो चीजें चेंज हो गई हैं। यहां इसको हल करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ये हो जाएगा 1/nv माइनस 1/v डैश प्लस के बटे कर लेंगे 1 तो लासा आ जाएगा n, वो n और ये r2, n r2 बन जाएगा, n से n कट जाएगा 1 माइनस n। यहां से अगर हम 1/n कॉमन कर लें, कॉमन है नहीं लेकिन जबरदस्ती कॉमन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ में यहाँ से n हटाना है, तो 1/n कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 1/v माइनस, यहाँ कॉमन नहीं, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो n से भाग हुआ तो n/v है। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो अंदर 1/n का गुणा करके देख ले, एक एक कम एक और n गुणा भी n भी हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/v डैश बन जाएगा बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा n-1 बटे nr2। ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस को, ये वाला हो जाएगा प्लस का, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/v माइनस n/v डैश और बराबर बचेगा माइनस का n-1 बटे r2। तो ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब केवल आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से तो जब ऐड करेंगे तो बाएं बाएं पक्ष ऐड हो जाएंगे और दाएं दाएं पक्ष हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे इसका बायां पक्ष n/v डैश माइनस 1/u। ये हो गया समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष, प्लस हमें ऐड करना है समीकरण सेकंड को, तो इसका बायां पक्ष ये लिखा हुआ है 1/v माइनस n/v डैश बराबर समीकरण फर्स्ट का दायां पक्ष वो लिखा है n-1/r1 प्लस होता है लेकिन यहां से हो जाएगा माइनस का, ये तो माइनस n-1 बटे r2। केवल हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को ऐड कर दिया है। अब ये देखिएगा, ये प्लस का n/v डैश, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा ये प्लस का 1/v और ये माइनस का 1/u बराबर, यहां से n-1 कॉमन कर लेंगे और यहां बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये हमारा फॉर्मूला आता है, हम लेकिन पढ़ चुके हैं कि अगर वस्तु अनंत पर हो जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। यानी ये बात आपको समझनी है कि अगर वस्तु आपके अनंत पर है तो फाइनल प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, या सीधे आपने पढ़ रखा होगा कि 1/v माइनस 1/u बराबर लेंस के लिए फोकस फार्मूला होता है फोकस दूरी का 1/f, या यहाँ u का मान अंत रख देंगे तो v का f हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा 1/f, क्योंकि ये बन गया f और ये अनंत हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, या सीधे 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा तो फार्मूला अप्रूव हो गया। ये फार्मूला फोकस दूरी और अपवर्तनांक और फोकस दूरी फार्मूला अपवर्तनांक और वक्रता ज्यामिति के पदों में है। फोकस दूरी अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसकी फोकस दूरी अगर त्रिज्या अगर लेंस के दोनों बराबर हो जाएं तो 1/f जो होता है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है।
इससे मतलब ये हुआ कि जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उस दिया था किस रंग में प्रकाश की फोकस दूरी अधिक होती है, लाल में, बैंगनी में, हरे में, नीले में। तो जरा देख लीजिएगा, जिस रंग का अपवर्तनांक, ये चूंकि व्युत्क्रमानुपाती अपवर्तनांक के है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी उसमें कम होगी। जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है उस रंग में फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और ये होता किसमें? लाल रंग में। लाल रंग का था अर्थात लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग में फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। लाल और बैंगनी दोनों जो है अपोजिट हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक। तो बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो गया तो बैंगनी रंग की फोकस सबसे कम हो जाएगी, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है इसलिए उसकी फोकस सबसे अधिक हो जाएगी। ये अगर दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक N1 और N2 लेते तो ये फॉर्मूला आता 1/f बराबर N2 माइनस N1 और 1/R1 माइनस 1/R। इसी फॉर्मूले में ऐसे सकते हैं जब दोनों माध्यम लेंगे अलग अलग, वायु के अलावा कोई माध्यम हो सकता था। अच्छा देखिए, यहां अगर बात की जाए कि अगर किसी, यहां 3 कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन कि अगर हम किसी लेंस को ऐसे माध्यम में डुबा दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। यदि किसी लेंस को एक ऐसे माध्यम में डुबोएं ऐसे माध्यम में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। यानी दोनों का अपवर्तनांक बराबर जाएं, N2 बराबर N1। अगर दोनों अपवर्तनांक बराबर हो गए तो ये वैल्यू घट जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब शून्य हो जाएगी तो 1/f बराबर 0, तो जो भी मान लो हो 1/R1 माइनस 1/R2 सब 0 हो जाएगा। जब सब 0 हो जाएगा तो फोकस दूरी निकालेंगे तो यहाँ से f बराबर 1/0 मतलब हो जाएगा अनंत। तो ऐसे लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी अनंत। कब? जब वो द्रव में डुबो दिया जाएगा, यानी वो द्रव में जाते ही अनंत फोकस दूरी जैसा व्यवहार करेगा। इसकी क्षमता अगर निकालेंगे तो क्षमता हो जाएगी 0 और फोकस दूरी हो जाएगी अनंत।
ऐसा लेंस जो होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, उस लेंस का नाम होता है समतल। समतल लेंस यानी ये उस द्रव के अंदर समतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। यानी अगर किसी लेंस को हम एक ऐसे माध्यम में डुबो देते हैं जिसका अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, तो ये लेंस की जो प्रकृति है वो हो जाएगी समतल लेंस, और इसकी जो फोकस दूरी है वो हो जाएगी अनंत, और क्षमता हो जाएगी शून्य। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट इसका, अगर इसको आपने ऐसे द्रव में डुबो दिया कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, यदि लेंस को एक ऐसे माध्यम में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, यानी N2 इज ग्रेटर देन हो जाए N1। तो फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला था अपना N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। एक बात और कि अगर लेंस को किस द्रव में डुबाओगे तो उसकी वक्रता त्रिज्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेंस का साइज वही रहेगा, साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल अपवर्तनांक बदल जाएगा। N2 अब की बार N2 माइनस N1 है तो N2 ज्यादा है, तो जो भी F की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव आएगी तो जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस के समान व्यवहार करेगा, यानी उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उत्तल लेंस जैसी, या कह सकते हो उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव में प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा, या प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसकी जो फोकस दूरी होगी, जब प्लस में वैल्यू आएगी तो इसकी फोकस दूरी, ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो घट जाएगी ये, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट और बनता है कि अगर इसी लेंस को हम एक ऐसे माध्यम में डुबा दें जिसका कि अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो जाए, यदि लेंस को एक ऐसे माध्यम में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक, इस माध्यम में डुबो जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, यानी अब की बार N2 इज लेस देन हो गया N1, N2 का मान कम हो गया N1 से। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/F बराबर N2 माइनस N1 और 1/R1 माइनस 1/R। त्रिज्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, अपवर्तनांक आपका ये जो N1 है वो ज्यादा हो गया, N2 कम है तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी।
तो जो f का मान आएगा वो निगेटिव आएगा। n घट गया है इसलिए फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब n1 आपका ज्यादा हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, और निगेटिव हो गई तो प्रकृति में चेंजमेंट आ जाएगा, तो उसकी प्रकृति जाएगी बदल, प्रकृति हो जाएगी परिवर्तित। यानी अगर वो बाहर उस माध्यम से जब बाहर है अगर वो उत्तल लेंस तो माध्यम के अंदर बन जाएगा अवतल लेंस, और बाहर अगर अवतल है तो अंदर बन जाएगा उत्तल लेंस। उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्योंकि n घटेगा तो अब बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये आपने देखा लेंस का माध्यम चेंज करने से उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब लेंस यहां जो हम लोग यूज करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा यूज करते हैं द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस या इसी को कहते हैं उभयोत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस। जब द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस की बात आती है तो जो वक्रता त्रिज्या होती है फार्मूले में इसमें R1 और R2, तो इस R1 का मान हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और जो R2 होता है इस R2 का मान हम लोग लेते हैं निगेटिव। ये ध्यान रखना होता है द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस लिए, क्योंकि द्विउत्तल इस प्रकार का बनता है ऐसे, तो R1 लड़ जाता है तो पॉजिटिव, R2 लड़ जाता है तो निगेटिव, इस प्रकार से। अगर यही लेंस आपका समतल उत्तल लेंस बन जाए, समतल उत्तल लेंस, क्योंकि न्यूमेरिकलों में ऐसी बातें होती हैं, तो समतल उत्तल लेंस के लिए जो R1 का मान होता है, क्योंकि समतल में एक पृष्ठ समतल हो जाएगा, तो R1 अगर आपने R मान लिया तो जो R2 है उसका मान इनफिनाइट लिया जाएगा। यानी समतल उत्तल लेंस के लिए R2 का मान हमेशा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, अगर ये लेंस उभयावतल लेंस है, उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। इस लेंस में इसका इधर जाएगा R1, इधर जाएगा R2, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, R1 ले लेते हैं निगेटिव और R2 ले लेते हैं पॉजिटिव। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सवालों हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है। वो फार्मूला आपने पढ़ रखा 1/f बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। ये हम लोगों ने सिद्ध किया। सिद्ध करना इजी था, बस केवल आपको गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r का यूज करना था। इसमें दो स्थितियां बनती हैं, पहले पृष्ठ के लिए और दूसरे पृष्ठ के लिए। जो मेन बात होती है वो ये होती है कि फोकस दूरी का रंग पर क्या प्रभाव पड़ जाता है। तो आपने देखा कि जो फार्मूला था फोकस दूरी का वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती रहता है, इसलिए अपवर्तनांक जिस रंग का ज्यादा हो जाएगा उस रंग की फोकस दूरी कम हो जाती है। खासकर जो लाल रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए बैंगनी रंग की फोकस दूरी कम होती है। फिर देखा कि लेंस को अगर किसी माध्यम में चेंज किया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या परिवर्तन पड़ता है। अगर लेंस को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, यानी लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक दोनों अगर बराबर हैं, तो लेंस का जो माध्यम रखने जाओगे तो उसकी फोकस दूरी है वो शून्य यानी अनंत हो जाती है, क्षमता उसकी शून्य जाती है, क्योंकि जो वैल्यू आई थी वो n2 - n1 से दोनों अपवर्तनांक घट गए थे, तो उसकी जो फोकस दूरी थी वो अनंत हो गई थी और वो लेंस समतल लेंस के समान काम करने लगता है। और अगर उसी लेंस को किसी ऐसे माध्यम में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो जाए तो उसकी फोकस दूरी जो होती है वो घट जाती है, जबकि उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखा तीसरा पॉइंट हमने कि अगर लेंस को एक ऐसे माध्यम में डुबो दिया जाए जिसमें कि उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है,
तो क्या होता है कि उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है और उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर वो बाहर उत्तल लेंस था तो अंदर अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, और अगर बाहर अवतल लेंस था तो अंदर उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ये हमने कुछ इस प्रभाव इस प्रश्न में देखे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।